अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज की वीडियो में आप सबके लिए बहुत से मैसेजेस हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, इसमें मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। ये कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुख्तलिफ लोगों ने शेयर की हैं। कुछ लोगों ने अपना नाम जाहिर नहीं किया और कुछ लोग अपना नाम जाहिर करते हुए अपने महबूब तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक पैगाम सुनाना चाहती हूँ जो कि मोहब्बत भरा पैगाम है, और ये मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने शेयर किया है। वो कहते हैं कि ये पैगाम उनकी मोहब्बत सना के नाम। तुमसे बात होने तक ठीक था, मुलाकात होना भी ठीक था, बस तुमसे प्यार नहीं होना चाहिए था यार। मुझे अच्छा लगता था तुमसे दिन भर बातें करना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तो मेरी आदत बनने लगी। पहले सब ठीक था, मुझे सिर्फ दोस्तें निभाने थे, मेरे लिए ये सब काफी था। तुम किससे मिलती हो, किसे चाहती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी जिंदगी मुकम्मल थी। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या होने लगा, अचानक तुम मुझे बहुत जरूरी सी लगने लगे। तुम्हारे बिना मैं बेचैन सा होने लग गया। अब तुमसे बात नहीं होती तो मैं तुम्हें हर वक्त मिस करता हूं। वो सारी आम सी बातें मुझे अब खास लगती हैं। किसी और के साथ तुम्हें देखता हूं तो अंदर से कुढ़ने लगता हूं। तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं समझता। अब मुझे हर वक्त जानना है कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी तस्वीर देखता रहता हूं। अपने काम के समय भी मेरे दिमाग में आजकल बस तुम्हारे ख्याल ही बसे रहते हैं। मैं ऐसे नहीं था पहले, जैसे अब बन गया हूं। तुम्हारी बातें मुझे हर वक्त याद रहती हैं। मेरी आदत से बन गई हो तुम। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ अलग सा था, पर अब तो अजीब ही हालत होती जा रही है। मेरा कहीं और ध्यान नहीं लगता। तुमसे प्यार होने से पहले जैसे सब कुछ ठीक था, अब बहुत बेचैन सा रहता हूं। ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को कहीं खो दिया है। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं लगती। और पता है, एक अजीब बात यह है कि मैं दोबारा से ठीक भी नहीं होना चाहता। मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। लेकिन बस सिर्फ एक बात कहूंगा कि शायद मुझे प्यार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा। पता नहीं ये मोहब्बत एक तरफा रहेगी या ये दो तरफा हो जाएगी। मैं नहीं जानता। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे प्यार नहीं होना चाहिए था यार। दोस्तों, ये था एक स्पेशल मैसेज अपने महबूब के नाम। इसी तरह मुझे शिफा ने अपनी कहानी शेयर की है जो कि उनकी जाती जिंदगी से मुतालिक है। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मेरा नाम शिफा है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी शादी जिससे हुई वो मुझसे उम्र में 18 साल बड़ा था, और ये सब कुदरत के फैसले होते हैं। मेरी माँ की शादी भी कम उम्र में हुई थी। मेरी अम्मी कभी भी अपने बचपन से बाहर नहीं आई और ना ही उन्होंने खुद को माँ समझा। मुझे इस चीज का हमेशा से अफसोस रहेगा कि मेरी माँ ने कभी भी अपने बच्चों को माँ जैसा प्यार नहीं दिया। उनका प्यार हमेशा सारी जिंदगी अपनी बहनों से ही रहा है। मेरी माँ की मुझ पर तवज्जो ना होने की वजह से हमारे घर जो भी रिश्ता आया मैंने हाँ कर दी, ये सोच कर कि अपना घर होगा, अपना शौहर होगा, मुझे अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। मेरी माँ ने भी मेरा फर्ज बोझ समझकर उतारा। यहाँ तक कि अब्बू ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। मुझे मेरी माँ ये कहती थी कि वो मेरा शौहर है
वो तुम्हारी ज़रूरियात क्यों पूरी करेगा। और फिर 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरी शादी के बाद मेरी हालत उससे भी बदतर हो गई। मेरा शौहर शराबी और बदकिरदार निकला, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसे अपना सब कुछ समझा, क्योंकि मेरे दुख तकलीफ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरी माँ तो मेरा दुख तकलीफ कभी भी नहीं सुनते थे, और मेरे बाप को भी हमेशा मुझसे दूर रखा। मेरा शौहर आए रोज मुझे मारता पीटता, मेरे साथ दिन ब दिन बुरा सलूक करता। लेकिन इसके बाद भी मैंने सब्र किया और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर का रवैया मुझसे बेहतर हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरा शौहर शराब दिन रात पीता था। और फिर यूं हुआ कि मेरे 3 बच्चे हो गए। मेरे सर पर जैसा भी वक्त आया, अच्छा या बुरा, मैंने खुद को हर हाल में साबित कदम रखा, अपने शौहर का साथ दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने कोई भी आदत मेरी खातिर नहीं छोड़ी। आर्जी तौर पर कभी ठीक होता तो उसके बाद फिर वैसा हो जाता। अब ये आलम है कि वो मुझे मारता है और मुझे ये कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यकीन जाने मैंने उस बंदे की दिन रात खिदमत की, मैं अपनी जान देने तक पीछे नहीं हटी, लेकिन मेरे साथ फिर भी बुरा हुआ। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। काश खुदकशी हराम ना होती तो आज मैं वही कर लेती। लेकिन फिर भी मैं साबित कदम हूं, सब्र कर रही हूं। शायद अल्लाह ताला किसी दिन मेरे हालात बदल देंगे। दोस्तों, ये थी शिफा की कहानी, जिसके अपनों ने ही उसको लूटा। कोई भी उसका गमगुसार नहीं निकला। हम सबको शिफा के लिए दुआ करनी चाहिए कि उसके हालात बेहतर हों और उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला सुकून अता करें। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। इन साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी शेयर की। वो लिखते हैं कि मेरा नाम लतीफ़ अहमद है और मैं कश्मीर इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं एक सैयदज़ादा इंसान हूँ। हर वक्त खुद को अकेला रखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लोगों के साथ घुल मिल कर रहना अच्छा नहीं लगता, और दूसरी जानिब मेरे दोस्त सबके साथ घुल मिल जाया करते हैं। मुझे अक्सर ये बात सुनने को मिलती थी कि लतीफ़, तुम्हारा आखिर क्या होगा। स्कूल के वक्त में मुझे मेरे घर वालों ने बांडीपुरा से मुझे गरीज भेज दिया अपनी सेकेंडरी तालीम पूरा करने के लिए। मैं गरीज चला आया। जब वक्त मिलता घर वालों से फ़ोन पर बात हो जाती थी। एक दिन मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करने लगा तो एक रॉन्ग नंबर डायल हुआ। कॉल किसी और तरफ चली गई थी। जब वहां से हेलो की आवाज आई तो मैं एकदम चौंका। वो आवाज किसी लड़की की थी, और वो ऐसी आवाज थी कि अगर कोई सुन ले तो अपने होश खो बैठे। जब उसने दूसरी बार हेलो कहा, मैंने नर्म लहजे से जवाब दिया, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम का जवाब दिया और कहा कि आप कौन हो और किससे बात करनी है। मैं बिल्कुल खामोश रहा। फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा। कुछ ही सेकंड के बाद जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने कहा, जी मैं किसी दोस्त को कॉल करने लगा था और ये कॉल आपकी तरफ आ गई। माफ़ी चाहता हूँ, आपको बिला वजह तंग किया मैंने। वो बहुत गुस्से में कहने लगी कि अरे मुझे पता है, आजकल तुम लड़कों का यही काम है, बिला वजह किसी को भी तंग करते रहते हो। मैंने उसको कहा कि सब एक जैसे नहीं होते जनाब। वो दोबारा गुस्से में कहने लगी, चलो फोन काटो और दोबारा आप यहाँ फोन मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन कम से कम आप अपना नाम तो बता दें ताकि मुझे ये तो याद रहे कि मुझ पर आखिर गुस्सा किसने किया था। वो कहने लगी, याद ना रखो तो अच्छा होगा। हमारी कुछ 10 मिनट बात हुई होगी।
मैंने उसका नाम पूछा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन आखिर उसने अपना नाम बता ही दिया। तबस्सुम नाम है मेरा। मैंने ऐसी दिलकश आवाज कभी नहीं सुने थे। बस फिर खुद को उसके नाम कर बैठा। कुछ अरसे के बाद हमारी बात होने लगी। हम अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे से अपना हर राज शेयर करते थे। हमारी दोस्ती में इतनी गहराई हो गई कि वो गहराई मोहब्बत का रूप लेने लगे। हम दोनों को पता ही ना चला। एक दिन मैंने तबस्सुम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के बिना जी ना सकते थे। वो हमेशा अपने घर वालों से बहुत ज्यादा डरती थी और हमेशा यही कहती थी कि अगर घर वालों ने ना माना तो मैं मर जाऊंगी। उनके घर वाले बड़े ओहदे वाले थे और हम एक ऐसी जगह रहने वाले थे जिसको हमेशा छोटा दर्जा दिया गया है। एक दिन मैं और तबस्सुम बात कर रहे थे कि अचानक उसकी माँ आ गई और उसने उसे फोन करते हुए पकड़ लिया। घर वालों ने तबस्सुम पर बहुत तशद्दुद किया और उसको कैद करके रख दिया। अब मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था। मैं उनके गांव चला गया। मैंने वहां की हर गली छान मारी। एक दिन ऐसे ही मैं जब उन गलियों में फिर रहा था तो मुझे तबस्सुम की दोस्त मिली। वो कहने लगी कि लतीफ भाई, आपकी तबस्सुम को उसके घर वालों ने कैद करके रखा हुआ है। उसको घर वाले बाहर नहीं निकलने देते। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अगर मेरे ख्याल में सिर्फ थी तो वो तबस्सुम थे। इतनी मोहब्बत शायद कोई किसी से करे। मुसलसल 1 महीना मैं उसकी गलियों में घूमता रहा, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुझे उसकी दोस्त ने कहा कि तबस्सुम का निकाह हो चुका है और वो भी उसकी मर्जी से। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। बड़ी मुश्किल के बाद उसे कांटेक्ट हो ही गया। जब मैंने उसे बात की तो वो कहने लगी कि मैंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है। मुझे अब तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ और आइंदा मुझसे किसी भी किस्म का राब्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ और मेरा दिल उस वक्त के बाद फिर नहीं जुड़ पाया। मैं हैरान हूं कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैंने पागलों की तरह 6 साल उसको चाहा था, उसकी राह तकता रहा। आखिर क्या मिला उसको ऐसा करके? ऐसा लोग किसी के साथ क्यों कर लेते हैं? हाथ थाम लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे और फिर बीच रास्ते में ही उसको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि तबस्सुम अपने घर वालों के प्रेशर में आकर अपनी मोहब्बत से इनकार कर बैठे। मैं आज भी तबस्सुम को पागलों की तरह ढूंढता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई। ये थी लतीफ और तबस्सुम की दुख भरी कहानी। दुआ है कि हर इंसान को उसकी खोई हुई मोहब्बत मिल जाए और अगर उसे उसकी मोहब्बत ना मिले तो खुदा की तरफ से दिली सुकून मिल जाए। आज की तीसरी कहानी ज़हरा के नाम। वो एक सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घर की तरफ से ज़ाती मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैंने व्हाट्सएप नहीं बनाया हुआ, इसलिए आपको कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हूँ। आप अपने पेज पर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा है। बात लंबी है तो आप सबको मुख्तसर करके बताऊंगी। मैं समझ नहीं पाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 2016 में मुझे फेसबुक पर एक लड़का मिला। नेचर वाइज वो बहुत अच्छा और बहुत मदद करने वाला, कॉम्प्रोमाइज करने वाला, मेरी हर सिचुएशन को समझने वाला लड़का था। उसने मेरे इंटर के इम्तिहानात की तैयारी में मेरी बहुत मदद की। वो हर लिहाज से बहुत अच्छा था। हमारी बात कम होती
फिर कभी कभार ज़्यादा बात भी हो जाते, लेकिन हम रोज़ाना तकरीबन बात करते थे। हमारे ख़ानदान में आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। उस लड़के ने बातचीत के कुछ दिनों के बाद मुझे निकाह की ऑफ़र की, मुझे मुकम्मल तरीके से प्रपोज किया। मैंने उसकी कास्ट पूछी तो उसने कहा कि मैं रहमानी यानी कुम्हार कास्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने उसे बात करना बंद कर दी। उसने 100 तरीके अपनाए राब्ता करने के लिए, लेकिन उस वक्त मैंने उसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। हमारी बातचीत 2018 में बिल्कुल बंद हो गई। हम दोनों एक दूसरे को याद करते थे, एक दूसरे के स्टेटस देखते, पोस्ट करते, पर बात नहीं करते थे। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मेरी माँ को ये फिक्र थी कि ना जाने ये इस तरह क्यों कर रही है, ये कुछ भी खुलकर बता नहीं रही। मैं यूनिवर्सिटी में बिला वजह अकेली बैठी रहती, घर आने को दिल नहीं चाहता था। मेरी माँ को लगता कि मैं किसी से मिलने जाती हूँ। वो मेरा बैग चेक करती, यहाँ तक कि अक्सर मेरी तलाशी करती रहती। एक बार मुकम्मल मेरे बैग की तलाशी ली कि कहीं मैं घर से पैसे तो लेकर नहीं जाते और वहां यूनिवर्सिटी में जाकर किसी को दे तो नहीं आती पैसे। मैं बहुत रोई इस बात को सोचकर, सोचती कि मैं चोर नहीं हूं। हम बात नहीं करते थे, पर एक दूसरे पर नजर रखते थे। वो मुझ पर जान देता था। 2021 में उसके बाबा की वफात हो गई। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। घर में सबसे छोटा और बाप का सबसे लाडला बच्चा था वो। उसने मेरे आगे बहुत तरले मिन्नतें की कि वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगा। वो हॉस्पिटल में आईसीयू में चला गया। मैं बहुत परेशान थी। फिर वो ठीक हुआ और हमारी फिर से बात होना शुरू हुई। 3 दिसंबर 2021 को हम मिले पहली बार यूनिवर्सिटी में। पहली बार यूनिवर्सिटी में मैंने उसको बताया कि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे, इसलिए मैं पीछे हट गई थी। उसने कहा कि मैं मनाऊंगा, हर मकाम पर तुम्हारा साथ दूंगा। उसने मुझे मेरी माँ से बात करने को कहा और वहां उसने अपने घर वालों से ये बात की तो उसके घर वालों ने मना कर दिया। वो बोले कि लड़की शिया है और सैयद जाती है, हम सैयदों में रिश्ता नहीं करते। वो घर छोड़कर चला गया। महीने बाद जब वो वापस आया तो वो सब मान चुके थे। उसने उन सबको मना लिया था। मेरी माँ ने मेरी मामू को बता दिया कि ये लड़की सैयद कास्ट से बाहर रिश्ता करना चाहती है। मेरे मामूओं ने नानों को बताया, नानों ने खाला को। इस तरह ये बात पूरे खानदान में फैल गई। हर इंसान ने अपने तरीके से मुझे जलील किया। एक दिन मैं नानों के घर गई हुई थी, बाजार से कुछ सामान लेना था। मेरा काजिन मेरे साथ था। उसने जिद की कि मैंने ऑरेंज ट्रेन से वापस जाना है। मेरे पास एक इंसान का किराया था। मैंने उसको बिठाया और कहा कि तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, हम साथ घर जाएंगे। वो घर चला गया। मैं पैदल स्टॉप तक आई, लेकिन वो वहां नहीं था। मैं परेशान हो गई, वापस वहां गई जहां से उसको बिठाया था। रास्ते में मुझे वो काजिन और मेरी बहन मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि माँ और नानों ने पूरा मोहल्ला जमा किया हुआ है। वो सर पीट कर मातम कर रही हैं कि हमारी बेटी भाग गई है। मुझे आगे पढ़ना था, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया। कभी कभी किसी का फोन हाथ लग जाता तो मैं उससे बात करती। मैंने हर तरह मनाया, पर मेरे घर वाले नहीं माने। उसने कहा कि मैं मनाऊंगा अपने सारे बड़ों को, जिनमें उनके तमाम बुजुर्ग मौजूद थे। उसकी वालिदा उसके साथ थीं, चचा चची भाई भाभी सब मौजूद थे। वो सबको लेकर आया रिश्ते के लिए। वो सब हमारे घर आए। मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद करके उनको घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। उस लड़के ने बहुत बार बोला कि मैं इन सबको दोबारा लाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। जब हमारी दोबारा बात शुरू हुई तो उसको बोला कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसने मुझे कहा कि नहीं, हम सबको मनाएंगे, चाहे 2 साल लगें, 4 साल या 8 साल, कभी तो ये सब मानेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वाले नहीं माने।
बाबा ने कहा कि उस लड़के को बुलाओ और उसके साथ बाइक पर बैठकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन हम ऐसे तो शादी नहीं करना चाहते थे, हम इज्जत से शादी करना चाहते थे। पर मेरे मामू, मेरे बाबा को ये बात समझ में नहीं आई। आज मैं ज़हनी मरीज बन चुकी हूँ। मैं एक तहज्जुद गुजार लड़की थी, पर अब उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं उसके बगैर रह सकती हूँ। हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, पर सबकी रजामंदी से, इज्जत से। मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रही हूँ। मुझे बातें भूलने लगी हैं, मुझे चीज़ें भूलने लगी हैं। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ। नींद की गोलियां खाती हूँ, लेकिन सारी रात जागती रहती हूँ। वो अब भी कहता रहता है कि मैं फिर कोशिश करता हूँ, पर मुझे पहले वाली बेइज्जती याद आ जाती है। मैं डरती हूँ, रोती हूँ। अजीब सा खौफ है। किसी और के साथ शादी की बात पर मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में अपनी जात के लिए कबूल नहीं कर पा रही, खुद को नुकसान पहुंचाने लगती हूँ। मैं सबसे नफरत करने लगी हूँ। कोई मुझे नहीं भाता। मैंने खुद को बहुत ज्यादा मसरूफ करने की कोशिश की, ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद मैं कोई ज़हनी मरीज बनती जा रही हूँ, एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सूरत हाल में खुद के साथ क्या करूं। आप सब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये थी एक सैयदजादे की कहानी। हमारे माशरे में मोहब्बत को लेकर बहुत सी पाबंदियां, जिनमें फिरका वारियत, कास्ट से बाहर शादी ना करना, ये सब कुछ आ जाता। उम्मीद करती हूँ इन तमाम कहानियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोशिश कीजिए कि खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के दौर में किसी दूसरे के लिए आप अपनी ज़ात को नहीं फरामोश कर सकते। आप सब हमें कमेंट्स में कहानियों से मुतालिक अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे हमें हौसला अफजाई होती है। आज का स्पेशल थैंक्स मिस नाजिया का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है, और मिस महविश का, जिनका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी कहानी सुनकर किसी की जिंदगी बदल जाए। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करते रहें कि आपकी वजह से किसी की जात को तकलीफ ना पहुंचे। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीजा कामिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।